जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रवि में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए जो एक सीरीज चलाए हैं उसकी ये दूसरी क्लास को शुरू करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए समझते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जैसे जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो वो अपना रास्ता बदल लेगी। अपना रास्ता बदलना ही प्रकाश का अपवर्तन है। हेडिंग लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी। प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर भी हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर एक माध्यम एक है और नीचे माध्यम 2 है। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पे आपतित हुई। ये आपका पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है, यहाँ पे आपतित हुई। इसे जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी। ये क्या करेगी, या तो इधर चली जाएगी या फिर इधर चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। कहीं ना कहीं से मुड़ जाएगी, या तो उस साइड मुड़ जाए या नीचे साइड मुड़ जाए। दोनों का फिगर हम अलग अलग बना दे रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने 2 माध्यम बनाया। एक फिगर है और एक फिगर ये है। पहले फिगर में यहां हमने ऊपर लिखा सघन माध्यम। क्या लिखा, सघन माध्यम। और नीचे लिखा विरल माध्यम। दूसरे वाले फिगर में हमने ऊपर लिया विरल माध्यम और नीचे लिया सघन माध्यम। कक्षा 10 में आपने विरल और सघन के बारे में पढ़ा है, यदि भूल गया तो हम अभी बता देंगे। तो पहले फिगर में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो चूंकि जाना चाहिए इसे सीधे, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण जैसे ये सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर चली जाएगी। यही दूसरे फिगर में जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन की घटना के कारण यह जाना चाहिए सीधे, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब हम इसमें लिख ले रहे हैं कौन सी आपतित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण है और कौन अभिलंब है। क्योंकि ये दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है तो पृष्ठ हो गया आपका। ये जो प्रकाश किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण भाई, आपतित किरण। और जो निकलती है इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। और एक किरण जिस पॉइंट पे आके गिरती है वहां पर इस पृष्ठ के ठीक 90 डिग्री पे अभिलंबवत यदि हम कोई रेखा खींच दें तो इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब।
ठीक है। इस फिगर में भी ये होगा आपका आपतित, ये होगा अपवर्तित और ये होगा आपका अभिलंब। ठीक है। इतना याद रखना है आपको कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। आप देख रहे हो इससे दूर गई है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो ये इसके पास आ गई है। ठीक है। हाँ, सघन और विरल क्या है? सघन का तात्पर्य इससे है कि वहां पे उपस्थित कणों की संख्या, पार्टिकल की संख्या अधिक होगी, और विरल का मतलब है वहां पे पार्टिकल्स की संख्या कम होगी। जैसे वायु और जल की आप बात करोगे तो वायु आपका विरल हो जाएगा और जल सघन हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप जल और कांच की बात करोगे तो जल आपका विरल हो जाएगा और कांच आपका सघन हो जाएगा। आप जैसे ठोस द्रव गैस में जानते हो, सबसे ज्यादा सघन ठोस है, ठीक है, उससे कम द्रव है और उससे कम गैस है। ठीक है। ये किसका है? सघनता का है। ठीक है। तो कोई भी माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन भी हो सकता है और विरल भी हो सकता है। जैसे द्रव और गैस की बात करोगे तो गैस आपका विरल होगा, द्रव सघन हो जाएगा। लेकिन ठोस और द्रव की बात करोगे तो द्रव आपका विरल हो जाएगा और ठोस आपका सघन हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग लगे हाथ अपवर्तन के नियम को भी जान लेते हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम है, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। आइए दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, जिस पॉइंट पे किरण आके गिरती से हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं या एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु, एक ही बिंदु या तल भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लोग तल कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम एक आता है, इस फिगर में जैसे हम लोगों ने परावर्तन के लिए पढ़ा था कि ये आपका आपतन कोण होता है, इधर परावर्तन कोण होता है, वैसे इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमेशा आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। ये कौन सा कोण है? आपतन, और इसे भी हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला जो कोण होता है, ये होता है आपका अपवर्तन कोण। कौन सा कोण होता है? अपवर्तन कोण, और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये पूरा आर है यहां से यहां तक। ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरा आर है। तो अपवर्तन कोण को हम लोग आर से लिखेंगे, आपतन कोण को आई से। तो इसका जो दूसरा नियम है अपवर्तन का, वो ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम होने चाहिए अलग अलग, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी आई का ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात आर की ज्या का अनुपात नियत होता है। लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण, आपतन कोण आई की ज्या, ज्या का अर्थ साइन होता है, हिंदी में से हम लोग ज्या कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर की
ज्या, ज्या का अर्थ क्या बताया हमने? साइन। ज्या का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, बगल में, इसके बाद यहां लिख रहे हैं अर्थात, अर्थात आपतन कोण कितना है? आई, अपवर्तन कोण कितना है? आर। अर्थात ज्या बोल दिया है तो साइन, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। क्या होता है भाई? नियतांक। और इस नियतांक को ही हम लोग माध्यम का क्या कह देते हैं? अपवर्तनांक। और इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो दूसरा नियम ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर एक नियतांक होता है, और इसी को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। लिख लेना, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आपसे स्नेल का नियम पूछता है, इसी दूसरे वाले नियम को आपको लिख देना है, ठीक है। अब एक नया शब्द जो आ गया है अपवर्तनांक, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए समझते हैं सबसे पहले कि अपवर्तनांक होता क्या है। जैसे जब हमने अपवर्तन को बताया तो उसमें बताया कि प्रकाश किरण कभी अभिलंब से दूर जा रही है और कभी अभिलंब के पास आ रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। तो कब यह अभिलंब की ओर झुकेगी, कब यह अभिलंब से दूर हटेगी, ये कौन डिसाइड कर रहा था? सघन और विरल। यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और यदि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन आपको पता है कि कौन माध्यम कितना सघन है और कौन कितना विरल है। जैसे अभी हमने जब गैस और वायु का, गैस और जल का माध्यम लिया तो हमने बताया कि गैस विरल है और जल सघन है। वहीं पर जब जल और ठोस का माध्यम लिया तो हमने बताया कि जल विरल है और ठोस सघन है। यहाँ पर कभी कोई विरल हो जा रहा है और कभी सघन हो जा रहा। इस स्थिति में कौन कितना सघन है और कौन कितना विरल है, ये कौन बताता है? आपका अपवर्तनांक बताता है। तो बेसिकली अपवर्तनांक का काम ये है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन है तो कितना सघन है, और विरल है तो कितना विरल है, इसी को बताना। लिखेंगे परिभाषा, अपवर्तनांक यह बताता है कि, अपवर्तनांक यह बताता है कि, यह बताता है कि एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम कितना, कितना सघन है, कितना सघन है अथवा विरल, कितना सघन है अथवा विरल। इसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं, लिख लेंगे इसे, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हमने दो माध्यम लिया। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कौन सघन है कौन विरल है? वहां पे प्रकाश की चालें बदल जाती हैं। जैसे यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो निश्चित रूप से उसकी चाल तेज हो जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी उसकी चाल स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो बेसिकली ये चालों के अनुपात से ही बताता है कि कौन सघन है और कौन विरल है। तो दूसरे रूप में इसे लिख लेंगे, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक
किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में, दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात अपवर्तनांक बराबर होगा, अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और अपान में होगा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। यदि कोई प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है तो पहले माध्यम प्रकाश की चाल और फिर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहीं पर यदि उल्टा हो जाए कि माध्यम दो से माध्यम एक में जाए, तब माध्यम दो में प्रकाश की चाल और माध्यम एक में प्रकाश की चाल का अनुपात निकलेगा। ध्यान रखना, जिस माध्यम से जिस माध्यम में जाएगी, तो जो माध्यम पहले होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो माध्यम दूसरा होगा उसे हम लोग नीचे लिखेंगे। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल यदि v1 हो तो v1 अपान माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2। और यहीं पे हमने अपवर्तन का जो नियम लिखा था दूसरा वाला, उससे भी n बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो हमें फार्मूला मिल गया अपवर्तनांक n बराबर v1 अपान v2 या साइन आई बाई साइन आर, या माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम दो में प्रकाश की चाल। एक चीज और ध्यान देना, जब प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है तो उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1n2। यदि दो से तीन में जा रही है तो उसे हम लोग लिखेंगे 2n3। जिस माध्यम से जिस माध्यम में जाएगी तो पहला वाला माध्यम आगे लिखेंगे और दूसरा वाला माध्यम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे जैसे माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग अपवर्तनांक को 1n2 भी लिख सकते हैं या केवल n भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि माध्यम एक पहले है और माध्यम दो बाद में है। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तनांक। कभी कभी भुलवाने के लिए आपसे अपवर्तनांक का मात्रक पूछ लेता है, तो निश्चित रूप से प्रकाश की चालों का अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, अपवर्तनांक का कोई माध्यम नहीं होगा। ठीक है, एक और छोटी सी हेडिंग हम लोग लिखेंगे, हम लोग अपवर्तनांकों में संबंध। इससे सवालें पूछता है, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में भी इससे सवालें आती हैं। तो आइए हम लोग इसे जान लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे अपवर्तनांकों में संबंध। हेडिंग रहेगा अपवर्तनांकों में संबंध। अपवर्तनांकों में संबंध। हमने एक फिगर ड्रा कर लिया। कोई प्रकाश किरण है जो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, और ये इधर चली गई। ठीक है, ऊपर माध्यम एक है और नीचे माध्यम दो है। हमने एक फिगर बनाया, इसमें माध्यम एक और ये माध्यम दो लिया। ठीक है, यहाँ ऊपर वाला ये जो आपतित किरण है, ये होगी आपकी आपतित किरण, और नीचे होगी अपवर्तित किरण। ये हो गया आपका आपतित किरण और ये होगा आपका अपवर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ आपतित और अभिलंब के बीच जो कोण होगा वो आपतन कोण हो जाएगा आई। यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित के बीच जो कोण होगा हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। इतना आप जानते हैं। ठीक है, प्रकाश की ये जो चाल है, जो दिशा है, उससे आप समझ लेना कि कौन आपतित है और कौन अपवर्तित है। यदि तीर का साइन नीचे की ओर है, मतलब ये प्रकाश किरण आ रही है और आने वाली को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जबकि ये वाला तीर का साइन आगे की ओर है, मतलब प्रकाश किरण निकल रही है, ये हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण। लिखेंगे यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण
माध्यम एक से माध्यम माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करे, माध्यम दो में प्रवेश करे, तब स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल के नियम से, जब स्नेल का नियम हम लोग लगाएंगे और एक से दो में जा रही है तो हम लोग लिखेंगे, जब एक से दो में जा रही है तो हम लोग लिखेंगे 1n2, ठीक है, अभी बताया हमने। और ये किसके बराबर होता है? साइन आई बाई साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। जब एक से दो में प्रकाश किरण गई तो ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई हुआ, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण आर हुआ। अब हम लोग उल्टा कर देंगे, इसी प्रकाश की किरण को हम लोग माध्यम 2 से माध्यम 1 में भेजेंगे। जब ये प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाएगी तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? जब ये माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाएगी, इस स्थिति में ये वाला आपका आपतित किरण हो जाएगा और ये वाला आपका अपवर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। अंदर की ओर जा रही है, इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। लिखेंगे यदि प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाए, तब क्या हो जाएगा भाई? अपवर्तनांक जब 2 से 1 में जा रही है तो 2 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आर अपान में साइन आई। साइन आर क्यों लिया? क्योंकि ये जब एक किरण जा रही है तो हो जाएगी आपतित किरण, आपतित और अभिलंब के बीच आपतन कोण होगा और यहाँ पे आपतन कोण आर है, जबकि यहाँ पे किरण बाहर जा रही है तो अपवर्तित किरण और यह अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच हो जाएगा अपवर्तन कोण, इसके लिए आई। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर इंटू इसका करेंगे तो साइन आर अपान में साइन आई। यहाँ साइन आई से साइन आई और साइन आर से साइन आर कट जाएगा, हमें मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। यही है किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांकों में संबंध, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। इस फार्मूले को बेसिकली आपको जानना जरूरी है, इसका डेरिवेशन बोर्ड में आपसे कभी नहीं पूछेगा, आगे के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें इसका रोल मिलेगा, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। तो मान लीजिए माध्यम 1 वायु हो, वायु को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और माध्यम 2 कांच हो यानी जी हो, तो क्या हो जाएगा? यहां से आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिखेंगे ए एन जी, एक की जगह ए लिखेंगे और 2 की जगह जी लिखेंगे, तो ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर 1। किसी एक को साइड भेज देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए एन जी बराबर 1 बटा के जी एन ए। ध्यान रखना क्या मिल गया हमें? ए एन जी बराबर 1 बटा के जी एन ए। जी एन ए यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यदि एयर और ग्लास लिए हैं तो जो पहले है वो दूसरे साइड जाके नीचे आ जाएगा बाद में, और जो बाद में है वो दूसरे साइड आ जाएगा पहले। इसी प्रकार यदि हम लोग ए एन डब्ल्यू का लिखना चाहें तो ए एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा रिवर्स, इसका कितना हो जाएगा? 1 बटा के डब्ल्यू एन ए। या यदि आप जी और डी का लिखना चाहें तो जी एन डी बराबर होगा 1 बटा के डी एन जी, ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। ये तो हो गया दो माध्यमों के लिए। मान लीजिए कहीं पे दो न माध्यम हो, 2 से अधिक माध्यम हो, 3 माध्यम हो, तब उसके लिए क्या हो जाएगा? तो हमने दो माध्यमों के लिए देखा क्या है, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, यानी पहले से दूसरे पे गया फिर दूसरे से आ गया पहले पे। उसी प्रकार हम लोग तीसरे के लिए भी लिख लेंगे,
लिखेंगे किन्हीं तीन माध्यमों के लिए। लिखेंगे तीन माध्यमों के लिए, अपवर्तनांकों में संबंध तीन माध्यमों के लिए। जैसे दो माध्यम था तो पहले से दूसरे पे गया, फिर दूसरे से पहले पे आ गया। उसी प्रकार यदि तीन हो तो पहले से दूसरे पे जाएगा 1n2, फिर दूसरे से तीसरे पे आ जाएगा, फिर तीसरे से किस पे आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा, और तीनों का मान कितना होगा, 1। फिर से समझिए, जैसे दो माध्यम था तो पहले से दूसरे पे गया और फिर दूसरे से किस पे आ गया, पहले पे। तीन माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे तीन माध्यम लिया तो पहले से दूसरे पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, और फिर तीसरे से पहले पे। यहीं पर चार माध्यम भी हो सकता है, तो चार माध्यम के लिए आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। हमने चार माध्यम लिया तो पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, फिर तीसरे से चौथे पे, और फिर चौथे से पहले पे। ठीक है, लिखना आ गया। ठीक है, आइए इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहां पे मान लीजिए कि पहला माध्यम वायु हो, वायु का मतलब ए हो, दूसरा ग्लास हो यानी कांच हो, और तीसरा आपका वाटर हो यानी जल हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, आएगा ANG इंटू, दो की जगह क्या रखेंगे, जी, तो GN, तीन की जगह क्या रखना है, W, और फिर 3N1 यानी WNA, WNA बराबर 1। हमने कुछ नहीं किया, एक की जगह ए लिखा, दो की जगह जी लिखा, और तीन की जगह W लिख दिया, तो हमें मिला ANG इंटू GNW इंटू WNA बराबर 1। अब हमने तो तीन माध्यमों के लिए लिख दिया, अब हम लोग इसे थोड़ा सा अच्छे रूप में फॉर्मेट में लिख लेंगे। यहां से हम लोग GNW को ज्यों कहते हो रखते हैं, ANG और WNA को उस साइड ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा GNW बराबर 1/के ANG इंटू WNA। अभी आपने पढ़ा है कि 1/के WNA को हम लोग लिख सकते हैं ANW। ठीक है, तो यहां से 1/के WNA को हम लोग लिख सकते हैं ANW। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा GNW बराबर 1/के WNA को हमने लिख दिया ANW, और नीचे आपका ANG रहेगा। ठीक है, तो तीन माध्यमों के लिए हमने एक रिश्ता प्राप्त कर लिया, GNW बराबर ANW अपान ANG। बेसिकली हमें इसी फार्मूले का काम है और इस वाले फार्मूले का काम है, इन्हीं दो फार्मूले का काम है, इसलिए हमने अपवर्तनांकों में संबंध पढ़ा। इसका डेरिवेशन आपसे कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन जो आंकिक प्रश्न पूछते हैं उसमें इसका बहुत अहम रोल होता है। अब मान लीजिए तीन माध्यम ANG दिया, ANW दिया या GNW दिया, तो आपने इसको याद कर लिया, लिख लिया। बाय द वे कोई माध्यम बदल देता है तब कैसे लिखेंगे, तो लिखने का एक तरीका है, समझिए कैसे लिखते हैं इसको। इसमें आप देख रहे हो कि इधर G है और फिर N है और बाद में W है, तो जो पहले है उसको लिखना है नीचे, और जो बाद में है उसको लिखना है ऊपर। फिर से, जो बाद में है उसको लिखना है ऊपर, जो पहले उसको लिखना है नीचे, और दोनों को वायु के सापेक्ष लिख देना है, यानी दोनों से पहले एयर को लिख देना है। मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम हम ले रहे हैं, जैसे आपको लिखना है WND का, किसका लिखना है, WND का, तो जो बाद में है, बाद में कौन है, D को लिखेंगे ऊपर, और W पहले, तो W को लिखेंगे नीचे, और दोनों को किसके सापेक्ष लिख देंगे, वायु के सापेक्ष, हो जाएगा AND अपान ANW। इसी प्रकार आप लोग DNG का बता दो, DNG का, जो G है बाद में उसको लिखेंगे ऊपर,
और जी जो डी पहले उसे लिखेंगे हम लोग नीचे, और दोनों को वायु के सापेक्ष। ठीक है, लिखना आ गया, जो बाद में उसको ऊपर, जो पहले उसको नीचे, दोनों को वायु के सापेक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तनांकों में संबंध। तो बेसिकली अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में इतना ही आपको पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरा जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। जब भी सघन से विरल में जाएगी वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यही जब ये सघन से विरल में जाती है तो दूर हटती है, उसी पे आधारित है आपका क्रांतिक कोण। समझिए, मान लीजिए ये कोई आपका माध्यम का पृष्ठ है और यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आपतित हुई। यदि ये सघन से विरल में जा रही तो क्या करेगी? ये अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे इस आपतन कोण आई का मान आप और बढ़ाओगे, थोड़ा सा नीचे करोगे, किरण थोड़ा सा ऊपर जाएगी। फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे इसको आप बढ़ाओगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ से आपतित तो होगी, लेकिन ये दूसरे वाले माध्यम में न जाके इस रेखा से जाना शुरू कर देगी। इस स्थिति में आपतन कोण तो आ ही रहेगा, लेकिन अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? आर का मान 90 डिग्री। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। जिस कोण पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। फिर से समझिए, जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये अभिलंब से इतना दूर हट जाएगी कि जो अपवर्तन कोण है उसका मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण आई है इसे हम लोग क्रांतिक कोण का नाम दे देंगे, और इसे सी से डिनोट करेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, एक सम कोण हो, क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे, और इसके लिए अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। परिभाषा लिखेंगे, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण एक समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब ये इतना दूर हट जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में जो आपतन कोण है इसी को हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण। किससे डिनोट करते हैं? सी से। लिखेंगे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। एक इसका छोटा सा फार्मूला है, उसको डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं। लिखेंगे क्रांतिक कोण ऐसे लिखते हैं, अपवर्तनांक n बराबर 1/के साइन सी, जहां सी क्रांतिक कोण है। क्या है भाई? क्रांतिक कोण है। ठीक है, यहां से चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको घुमा के साइन सी बराबर हो जाएगा आपका 1/के n, या सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/के n। इसी फार्मूले को घुमा के लिखा है, आप इसे जानते रहोगे। क्रांतिक कोण के बाद अब एक छोटा सा और हेडिंग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपने क्रांतिक कोण पे रखा तो जो अपवर्तन कोण है कितना हो गया? 90 डिग्री। जब आप इस किरण को और झुकाओगे तो जो 90 डिग्री है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, और ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। और इस स्थिति में ये जो आपतित प्रकाश किरण है वह अपवर्तित प्रकाश किरण को अपने ही माध्यम में लेके चली जाएगी। तो ऐसी घटना जिसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए,
जैसे देख रहे हो यहाँ तक तो ये इस रेखा पे जा रही है, लेकिन जैसे हम इसे और नीचे करेंगे, इस एंगल को और बढ़ाएंगे, ये प्रकाश किरण इस रेखा से और ऊपर चली जाएगी, यानी जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली जाएगी। इस घटना को हम लोग नाम दे देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसकी भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने क्या बताया कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा तो अपवर्तित प्रकाश की किरण जो है वो दूसरे माध्यम में न जाके, अर्थात विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, और इस घटना को हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखेंगे जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अधिक होता है, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, दूसरे माध्यम में न जाकर पहले ही माध्यम में, पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है, पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, ऊपर रहेगा आपका सघन, नीचे रहेगा विरल, और इतने ज्यादा कोण पे आपतित होगी कि दूसरे माध्यम में न जाके पहले ही माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक है, और यहाँ आई का मान ज्यादा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण सी से। ये हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सब आप जानते रहोगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेंस कक्षा 10 में भी आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है, लेंस एक कांच का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। आइए समझते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर समझेंगे। लिखेंगे लेंस एक, लेंस एक कांच का, कांच का पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों, दो वक्र पृष्ठों अथवा अथवा एक वक्र और एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, आपने देखा भी है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दो प्रकार है भाई, एक है आपका अवतल लेंस और दूसरा है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, एक है आपका अवतल लेंस और दूसरा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस आप जानते हो, ये होता है आपका अवतल लेंस, और इधर ये है आपका उत्तल लेंस। इसमें आप देख रहे हो कि एक वक्र पृष्ठ ये है और दूसरा वक्र पृष्ठ ये है, ये दो वक्र पृष्ठों से है। उत्तल लेंस भी आपका एक ये वक्र पृष्ठ और एक ये वक्र पृष्ठ, दो वक्र पृष्ठों से ये भी घिरा हुआ है। तो यही परिभाषा लिखा है कि लेंस कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। समतल वाला भी समझ लीजिए, जैसे आप कक्षा 10 में तो इन्हीं दोनों लेंस को देखे हो, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसका डिफाइन करोगे, अभी हम आगे पढ़ाएंगे,
तो ये एक तरफ से समतल भी हो सकता है और दूसरी तरफ से अवतल हो सकता है, या एक तरफ से समतल हो सकता है, दूसरी तरफ से उत्तल हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग इनको पढ़ लेते हैं और फिर इसके हम लोग कितने प्रकार के हैं इसे भी जान लेते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे अवतल लेंस। हेडिंग लिखेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस हेडिंग रहेगा अवतल लेंस कॉनकेव मिरर। कॉनकेव लेंस क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस अभी आपने देखा कि बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। तो जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पर चौड़े होते हैं, बीच में पतले किनारों पर मोटे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। लिखेंगे वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो अवतल लेंस है इसकी प्रकृति है प्रकाश किरणों को फैला देना, इसलिए इस फैलाने के कारण ही इसे हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, जो फैलाता है उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। तो लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है भाई? फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों को फैला देता है इसलिए हम लोग इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। फिगर इसका हम बना दे रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। एक तो ये है द्वि अवतल, यानी दोनों तरफ से अवतल है, आप इस साइड से भी इस साइड से भी, इसका नाम हो जाएगा द्वि अवतल। दूसरा, एक तरफ से समतल होगा और दूसरी तरफ से अवतल हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे समतल अवतल। और एक तरफ से तो उत्तल होगा और दूसरे तरफ से अवतल होगा, इसका नाम हो जाएगा उत्तल अवतल। हो जाएगा ये उत्तल अवतल। हमेशा पहले वाले पृष्ठ का नाम लिखेंगे और फिर दूसरे वाले पृष्ठ का नाम। अवतल लेंस क्या है? वह लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। यह इस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, और इस फैलाने के कारण ही हम लोग इसे कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं भाई? अपसारी लेंस। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, द्विअवतल यानी दोनों तरफ से अवतल, समतल अवतल यानी एक पृष्ठ समतल दूसरा अवतल, और तीसरा है उत्तल अवतल यानी एक तरफ से उत्तल और दूसरी तरफ से अवतल। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। हेडिंग लिखिएगा उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो, जो उत्तल लेंस है वो बीच में क्या होता है? मोटा, और किनारों पर क्या होता है? पतला। तो परिभाषा बनेगी वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं भाई? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, ऐसे एक जगह सेंट्राइज्ड कर देगा, मोड़ देगा, और इस घटना को हम लोग कहते हैं, इस घटना के कारण हम लोग इसका नाम अभिसारिक लेंस भी कह सकते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी। तो लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को फैला नहीं देता है, क्या करता है? मोड़ देता है, प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस फैलाएगा और उत्तल लेंस मोड़ेगा। फैलाने के गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी
और एक जगह मोड़ने के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। एक तो द्विउत्तल, यानी दोनों तरफ से उत्तल होगा, ये हो जाएगा आपका द्विउत्तल। दूसरा, एक तरफ से समतल होगा, दूसरी तरफ से उत्तल होगा, इसे हम लोग कहेंगे समतल उत्तल। और एक तरफ से अवतल होगा और दूसरी तरफ से उत्तल होगा। एक तरफ से होगा अवतल और दूसरी तरफ से होगा उत्तल। ये हो गया आपका अवतल और दूसरे साइड से हो जाएगा उत्तल। इसे हम लोग कहेंगे अवतल और उत्तल। बेसिकली आपकी जानकारी के लिए है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन लेंस की परिभाषा आपको आनी चाहिए, लेंस को पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, लेंस आपका खत्म हो गया। अब हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस पॉइंट को हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, लेंस में हमेशा दो फोकस होता है और दूसरे फोकस को ही हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। दर्पण में हमेशा एक फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो फोकस होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी लेंस हमेशा दो पृष्ठों से घिरा होता है। परिभाषा में ही लिखा है कि लेंस एक पारदर्शी कांच का माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। तो इस वाले का फोकस इस साइड होगा और इस वाले का फोकस इस साइड होगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे इस लेंस के ठीक बीचों बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसका इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 और इधर आधे पे F1, इधर होगा दूसरे का C2 और इधर होगा F2। दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसको हम लोग कहेंगे, द्वितीय फोकस को ही हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बाएं साइड दाहिने साइड होता है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव, जबकि अवतल की क्या होती है? उत्तल की होती है पॉजिटिव और अवतल की क्या हो जाती है? निगेटिव। अवतल का भी फिगर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, इधर होता है इसका F1 और इधर होता है C1, इधर होता है F2 और इधर होता है C2। इसका F2 बाएं होता है, इसलिए फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव होती है। ये तो हो गया आपका लेंस के बारे में बेसिक जानकारी। अब एक छोटी सी हेडिंग आप लोग लिखेंगे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। रेखीय आवर्धन आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया है। रेखीय आवर्धन को एम से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन जब आप लेंस की बात करते हो तो लेंस में जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। एम बराबर होता है V/U बराबर प्रतिबिंब की लंबाई यानी S2/S1। इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं आता, इसका ध्यान रखना। ठीक है, S2 प्रतिबिंब की लंबाई है और H1 वस्तु की लंबाई है। लिख दे रहे हैं H1 वस्तु की लंबाई है। किसकी लंबाई है भाई? वस्तु की। और S2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। या I/O भी लिख सकते हैं आप इसे, और V और U को तो आप जानते ही हो। इसमें क्या होता है कि आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंस में जब आभासी की बात करोगे, इसी साइड बाएं साइड ही वस्तु होगी और बाएं साइड ही प्रतिबिंब होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। और वास्तविक के लिए यम का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना आप जानते रहो। तो आइए लेंस की क्षमता हम लोग जान लेते हैं। अभी आपने पढ़ा कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ता है अथवा कितना फैलाता है, ये उसकी क्षमता कहलाती है। मतलब प्रकाश किरणों को मोड़ने और फैलाने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है कि लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी की व्युत्क्रम को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये समझिए। जैसे हमने दो लेंस लिया, पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। हमने दो लेंस लिए। ये जो लेंस है इसकी क्षमता ज्यादा है, इसने क्या किया कि यहीं पे प्रकाश किरणों को मोड़ दिया, बहुत नजदीक मोड़ दिया। और लेंस से जहां पे प्रकाश किरणों को मोड़ता है, इस दूरी को ही हम लोग इसकी फोकस दूरी कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक है, अपने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े होंगे।
लेंस से टकराकर या लेंस के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराकर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती है उसकी उससे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, और लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी कहलाती है। तो यह प्रकाश किरणों को यहाँ पे मोड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। मान लीजिए दूसरा लेंस है और ये प्रकाश किरणों को थोड़ा दूर जाके मोड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, थोड़ा दूर जाके मोड़ रहा है, तो इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। दोनों में आपने क्या समझा, इसकी क्षमता ज्यादा थी, क्षमता क्या थी भाई, ज्यादा थी, और क्षमता ज्यादा थी तो इसने प्रकाश किरणों को जल्दी से मोड़ दिया, बहुत नजदीक मोड़ दिया। तो नजदीक मोड़ दिया तो लेंस से इस बिंदु की दूरी इसकी फोकस दूरी भी हो गई, तो इसकी जो फोकस दूरी हो क्या हो गई, फोकस दूरी क्या हो गई भाई, कम हो गई। और इसकी यह बहुत दूर जाके मोड़ रहा है तो इसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। जब क्षमता कम हो गई तो आप देख रहे हो लेंस से इस बिंदु की दूरी ज्यादा है, तो फोकस दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बात समझ में आई। तो किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। अब ये जो परिभाषा बनती है कि लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मान लीजिए क्षमता ज्यादा है तो प्रकाश किरणों को जल्दी मोड़ेगा, और जिस पॉइंट पे मोड़ेगा वही उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। इसकी क्षमता ज्यादा थी तो फोकस दूरी कम हो गई, इसकी क्षमता कम है, दूर जाके मोड़ा है, दूर जाके मोड़ा है तो फोकस दूरी भी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता, फैलाने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, जो ज्यादा मोड़ेगा या ज्यादा फैलाएगा उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम, अभी समझाया क्यों फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, तो हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता बराबर 1/के फोकस दूरी, 1/के फोकस दूरी, या P बराबर हो जाएगा 1/के F, और F है आपका मीटर में। यदि आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो हो जाएगा P बराबर 100/के F, ये है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में लिखना होगा तो 1/के F, सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 100/के F। आपसे लेंस की क्षमता का मात्रक भी पूछता है, लिख देंगे इसका जो मात्रक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है उसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डायोप्टर, और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहो। तो ये हो गया आपका लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी का भी सूत्र आप जानते रहो, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, बाकी एफ, भी और यू में सब चीजें सेम टू सेम है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी लेंस या किसी अवतल पृष्ठ द्वारा और उत्तल पृष्ठ द्वारा लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ ही लेता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक धन्यवाद।